बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO। आज के टॉपिक में हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बेसिकली हमारे पास हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस होती है। ठीक है, मतलब ये है कि हमें अगर किसी भी वोल्टेज का कोई भी ग्राफ चाहिए हो तो हम CRO की मदद से उसको प्लॉट कर सकते हैं। हमारे घरों में जो AC वोल्टेज आ रहा होता है, इसके अलावा डिफरेंट वेव्स होती है। अगर हमें उसकी वेव फॉर्म चाहिए कि वो वेव किस तरह की आए, स्मॉल वेव लेंथ की है, लार्ज वेव लेंथ की है, तो हमें कैसे पता चलता है? हम CRO की मदद से उसको प्लॉट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो वेव फॉर्म किस तरह की है। क्योंकि इस सारे प्रोसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक हम लेते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरती है। जब वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरती है तो वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपर नीचे या आगे पीछे, ठीक है। वो जब डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट होने के बाद वो जाके स्क्रीन से टकराएगी और जिस जगह पे वो टकराएगी ना, वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा और फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पर टकराते जाएंगे वो एक वेव फॉर्म हमें जनरेट होती हुई नज़र आएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं यानी रे यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी कहते हैं। और अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल इस चीज़ पे बेस कर रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक पार्टिकल है, चार्ज है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल अगर फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। अब हम पीछे तमाम जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने ये बात देखी है कि अगर हम एक पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारें तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। हमने उसकी डायरेक्शन भी फाइंड की थी राइट हैंड रूल से। सो बेसिकली हमारे पास जो CR होता है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे पास जो CRO है ये बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और थर्ड है डिस्प्ले सिस्टम। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, हमारे पास ये नीचे एक CRO दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे A3 लिखा है यानी ये एनोड, यहाँ तक का पार्ट है, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। और ये जो हमारे पास X और Y प्लेट्स हैं ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं और ये हमारे पास ये सिस्टम होता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। और लास्ट में हमारे पास ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिस्प्ले सिस्टम होता है। तो हमारे पास ये थर्ड टाइप में पार्ट में आता है डिस्प्ले सिस्टम में। तो बेसिकली इस पूरे जो कंस्ट्रक्शन को देखें तो 3 मेन पार्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और डिस्प्ले सिस्टम। सो अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ पे जो F लिखा हुआ है ये हमारे पास होता है फिलामेंट। अब यहाँ क्या, जब ये फिलामेंट हीट अप होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम इसको कहेंगे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायरेक्टली हीटेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या होता है, अगर तो इसके आगे ये C यानी इसके आगे कैथोड लगा हुआ है, ठीक है। जब ये फिलामेंट कैथोड को हीट अप करता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम इनको इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड बोलेंगे और इस केस में हम इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फिलामेंट क्या करता है, कैथोड को हीट अप कर देता है और जब कैथोड हीट अप हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होते हैं ना जब कैथोड से, तो आगे हमारे पास ये G यानी ग्रिड लगी हुई होती है, ठीक है। ये ग्रिड का क्या काम होता है, ग्रिड का पोटेंशियल जो होता है ना वो काफ़ी नेगेटिव होता है। मतलब ये कि अब ग्रिड का पोटेंशियल भी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उनका भी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और नेगेटिव में रिपल्जन होती है। तो ये हमारे पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास से अंदर से पास आउट होने देता है, यानी ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि कैथोड से तो इरेगुलरली और रैंडमली इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं ना, लेकिन फिर ग्रिड का काम होता है कि वो उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देने हैं। तो वो एक तरह से इनकी मोशन को, इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ग्रिड के बाद हमारे पास ये जो हमारे पास ग्रिड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनोड लगे हुए होते हैं और एनोड जो हमारे पास होता है ये पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि ग्रिड जो है हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है और जो हमारे पास एनोड होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पे होते हैं। और हमारे पास ये A1 है, A2 है और A3 है। अब इनका पोटेंशियल क्या होता है, जो A1 है ना इसका पोटेंशियल थोड़ा कम होता है, A2 का उससे ज़्यादा होता है और A3 का उससे भी ज़्यादा होता है। यानी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल जो होता है वो A3 का होता है। अब यहाँ पे ये जो एनोड है इनका मेन काम हमारे पास क्या होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होते हैं और पहला काम तो ये करते हैं स्पीड अप द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेलरेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकले हैं यानी जो ग्रिड से पास हुए हैं, ठीक है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉन जो पास हुए हैं ग्रिड से, ठीक है, उनको ये
क्या करेगा, एक्सलरेट कर देगा, स्पीड अप कर देगा। ठीक है, एक तो ये है कि स्पीड अप कर देगा, दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को फोकस कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को एक तरफ फोकस कर देगा, क्योंकि आगे इसने डायरेक्टली स्ट्राइक करना है स्क्रीन के साथ। ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होने के बाद। तो बेसिक इसके दो काम है। ठीक है, स्पीड अप द इलेक्ट्रॉन एंड फोकस द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक का जो पोर्शन है ना A3 तक, ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आ जाती हैं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, यानी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। हमारे पास दो तरह की डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं, एक Y और एक X। अब X हमारे पास अब देखा जाए तो ये वर्टिकली पड़ी हैं। ठीक है, लेकिन वर्टिकली पड़ी है, लेकिन ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है, अब मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को ये इस फॉर्म में, यानी इस तरह डिफ्लेक्ट करेंगी, इस तरह मूवमेंट करवाएंगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक्स को बोलेंगे हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये प्लेट्स पड़ी वर्टिकल होती हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की बीम को हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट करवा रही होती हैं। ठीक है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो पास होगी सेकंड जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, वाई प्लेट्स। अब ये क्या है, ये हमारे पास हॉरिजेंटली पड़ी हुई है, देखा जाए तो हॉरिजेंटली पड़ी हुई है, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन करवाएंगी ना वो वर्टिकली इलेक्ट्रॉन की इस तरह से डिफ्लेक्शन करवाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा यहाँ से गुजरने के बाद। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो वर्टिकली पड़ी हुई है वो हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट करवा रही हैं, और जो हॉरिजेंटली प्लेट्स हैं वो वर्टिकली डिफ्लेक्ट करवा रही होती हैं। अब एक्स और वाई प्लेट से डिफ्लेक्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जाती है डिस्प्ले सिस्टम में। ठीक है, मतलब ये कि जाएगी और इस स्क्रीन के साथ टकराएगी। जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे वहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, और उन ब्राइट स्पॉट की एक हमें वेव फॉर्म नज़र आ जाएगी, मतलब हमें डिस्प्ले हो जाएगी किस तरह की वेव है। ठीक है, तो ये हमारे पास था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो बेसिकली इसके तीन पार्ट्स हमने आज पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन गन, उसके बाद हमने डिफ्लेक्टिंग सिस्टम देखा है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के बाद हमने इसका डिस्प्ले सिस्टम देखा है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट करें, हमने जो X और Y ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, हमने इनको ऑफ कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से पास होगी वो डायरेक्टली आके स्ट्राइक कर जाएगी स्क्रीन के साथ, और स्क्रीन पे हमें ब्राइट स्पॉट नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये उस केस में होगा जब ये दोनों प्लेट्स ऑफ हैं। ठीक है, उस केस में हमारे पास, यानी ये जो मैंने लिखा है X और ये हमारे पास Y है, यानी ये दो प्लेट्स हैं। X हमारे पास हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं और Y हमारे पास वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। ठीक है, अब ये दोनों पहली कंडीशन में ऑफ हैं। ऑफ के केस में हमारे पास क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट। ठीक है, एक स्पॉट स्क्रीन पे नज़र आएगा। सेकंड में हमने क्या करना है, हमने हमारे पास जो X है इसको कनेक्ट करना है स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। ठीक है, किससे कनेक्ट करना है, स्वीप या फिर टाइम बेस्ड जनरेटर। अब ये जो स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर है ना, ये हमारे पास एक सर्किट होता है। ठीक है, जिसका अपना एक वोल्टेज है। ठीक है, तो ये CRO के अंदर ही कनेक्ट होता है, और ये और कुछ भी नहीं है, बस एक सर्किट है जिसका अपना एक ख़ास वोल्टेज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कैथोड रे स्क्रीन है वो इस तरह की है। ठीक है, तो जब हमारे पास दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ होंगी और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाके डायरेक्ट टकरा रही है स्क्रीन के साथ, तो स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट जो बनेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है। तो अगर हम ड्रा करें, ये ब्राइट स्पॉट यहाँ पे बना है। ठीक है, तो या कहीं पर भी ना एक जगह पर जाके ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। और अगर मैं इसकी वोल्टेज की बात करूँ तो हमारे पास जो टाइम बेस्ड जनरेटर की जो वोल्टेज फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होती है, सा टूथ वोल्टेज, यानी आरी के दांतों की तरह इसकी हमारे पास कोई शेप आती है। अब हमारे पास क्या होता है, हमने देखा जब हमारे पास दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट ऑफ थी तो एक स्पॉट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, जब हमने X को ऑन करना है, सेकंड कंडीशन में X प्लेट को ऑन कर देना है और Y को ऑफ ही रखना है। ठीक है, तो जब हम X को ऑन करेंगे तो हमारे पास ये कनेक्ट है इस सर्किट के साथ, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है और फिर दोबारा से डिक्रीज़ कर रही है। तो जब ये वोल्टेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है, मतलब ये हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट करवाएंगी। ये जो हमारे पास फिर ये स्पॉट है ना, ये इस फॉर्म में मतलब मूव करेगा, हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट हो गई, जितने भी इलेक्ट्रॉन की बीम्स है ना इस फॉर्म में डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे इसका ये जो है ना, ये हमारे पास टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम अगर कम होगा तो उस वक्त मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है ये इतनी तेज़ी से होगी कि हमें एक ब्राइट लाइन नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन अगर तो हम इस टाइम को इंक्रीज़ कर दें, हमारे पास हम जो वोल्टेज दें 7 वोल्टेज वो काफ़ी बड़ी हो जाए, तो उस केस में हमारे पास ये इनकी जो मूवमेंट है ना, इसको लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट जाने के लिए टाइम लगेगा और हमें एक स्पॉट नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इसका टाइम कम होगा तो हमें सिर्फ एक ब्राइट लाइन नज़र आएगी।
अब हमने अगला केस ये देखना है कि हमने y को ऑन कर देना है और x को ऑफ कर देना है। ठीक है, पहले हमने x को ऑन किया हुआ था और y को ऑफ किया हुआ था। थर्ड केस में हमने क्या करना है, x को हमने क्या कर देना है, ऑफ कर देना है और y को ऑन कर देना है। अब हमारे पास क्या होगा, y को हमने प्रोवाइड करना होता है इनपुट। अगर हमने किसी की भी वेव फॉर्म देखनी है ना, चाहे हमने एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म देखनी है, कोई साउंड वेव है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई भी वेव है जिसके हमने वेव फॉर्म देखना चाह रहे हैं, वो जो इनपुट है ना हम वायर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, कोई भी इनपुट, फॉर एग्जांपल हमने एसी वोल्टेज की का जो वेव फॉर्म है ना वो चेक करना है। हम क्या करेंगे, इन वाई प्लेट्स को इनपुट दे देंगे एसी वोल्टेज का। अब जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे ना, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन हो रही थी हॉरिजेंटली, ठीक है, जैसे हमने नीचे स्क्रीन पर ड्रा किया था हॉरिजेंटली, अब जो है वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, यानी उसी स्क्रीन पे जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरह से होने लग जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स से तो सीधी आ रही है, लेकिन वाई जो कि हॉरिजेंटली प्लेट्स पड़ी हुई हैं वो क्या करेंगी, इसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट करवाना शुरू कर देंगी, और जो उसी स्क्रीन पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों प्लेट्स को ऑन कर देना है, एक्स को भी ऑन कर देना है और वाई को भी ऑन कर देना है। अब जब हम एक्स को भी ऑन कर देंगे और वाई को भी ऑन कर देंगे, तब हमें जो वेव फॉर्म ऑब्टेन्ड होगी ना वो कुछ इस तरह से होगी। क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट थी वो हमारे पास ऑसिलेट करवा रही थी इस साइड में, ठीक है, इस फॉर्म में, और जो हमारे पास वर्टिकल थी वो हमारे पास ऑसिलेट करवा रही थी, उसको डिफ्लेक्ट करवा रही थी इस तरह फॉर्म में। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग वेव होगी वो इस तरह से ऑब्टेन्ड होगी जैसे ये हमने ड्रा की है। यानी हमारे पास अब ये जो वेव है ये आगे भी मूव कर रही है, ठीक है, आगे भी मूव कर रही है और ऊपर नीचे भी मूव कर रही है। तो जब हम इन दोनों को ऑन कर देंगे तो हमें एक वेव फॉर्म ऑब्टेन्ड होगी जो कि आगे भी मूव कर रही होगी और ऊपर नीचे भी मूव कर रही होगी, और इस वेव फॉर्म को हम साइनोसाइडल वेव फॉर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अब हमारे पास एक्स भी ऑन है और वाई प्लेट्स भी ऑन है। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि हमने एक्स को कनेक्ट किया हुआ था टाइम बेस्ड जनरेटर के साथ और वाई को भी हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे होते हैं, तो इनका एक टाइम पीरियड होता है। तो अगर तो इन दोनों जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड हमारे पास सेम है, ठीक है, अगर तो इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो उस वक्त हमें इस तरह की वेव फॉर्म ऑब्टेन्ड होगी, यानी स्टेशनरी वेव फॉर्म। ठीक है, ये उस वक्त होगा, स्टेशनरी तब होगी जब हमारे पास इन दोनों का टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी एक रुकी हुई एक स्टॉप की हुई हमें वेव नज़र आएगी स्क्रीन पे। लेकिन अगर तो हमारे पास टाइम पीरियड डिफरेंट है, ठीक है, इन दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंट है, उस वक्त हमें जो वेव ऑब्टेन्ड होगी वो कुछ इस तरह की होगी, यानी वो मूव करती हुई, ठीक है, आगे मूव करती हुई नजर आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हमने किसी भी वेव को स्टडी करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, साथ में नोब्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, उन नोब्स को घुमाएंगे और हम इनके टाइम पीरियड को एडजस्ट कर लेंगे, सेम कर लेंगे, और फिर हमें जो वेव फॉर्म स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब हमारे पास सेम होगी तो उस वक्त स्टेशनरी वेव, और जब डिफरेंट होगी तो उस वक्त हमें वेव जो है मूव करती हुई नजर आएगी। अब उसकी वर्किंग हमने देख लिया कि वो किस तरह काम करता है। अब हम उसके यूजेस देख लेते हैं कि पहला तो ये है कि इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द वेव फॉर्म ऑफ द गिवन वोल्टेज। हमने देखा कि ये किसी भी वोल्टेज की वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा ये है कि जब हम इसकी वेव फॉर्म को डिस्प्ले कर लेते हैं, उस वेव फॉर्म से उसका वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका फेज एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब वोल्टेज हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो वेव फॉर्म ऑब्टेन्ड हुई है वहाँ से हम उसका वोल्टेज फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एक हमारे पास सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं और हमारे पास उसका एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम उससे फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास है द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेज कैन बी फाउंड बाय सिमुलटेनियसली डिस्प्लेइंग देयर वेव फॉर्म। हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वोल्टेज हैं, ठीक है, पहले हम एक वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रा करेंगे, फिर हम दूसरी का ड्रा करेंगे, फिर हम उनके जो फेज एंगल में जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक वेव आ रही है वो इस तरह की आ रही है और जो हमारे पास दूसरी वेव है वो ये आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो ये एंगल बन रहा है ये है 90 और ये हमारे पास बिलो है तो ये हमारे पास 270। अब ये हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, स्टेशनरी वेव है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 270 माइनस 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, 180। हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो है 180। तो इसी तरह हम इसका फेज डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट CRO। हमने उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसकी वर्किंग, उसके बाद उसके यूजेस देख लिए। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।